हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइव में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके की 22 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हम जितने भी इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। दोस्तों, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया था वित्त आयोग के गठन का, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। तो ये अनुच्छेद वाला भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1951 में, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के, तो केसी नियोगी थे, ठीक है। अब चलते तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। दोस्तों, आपको याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट की जो आयु रखी गई है वो कितने वर्ष की रखी गई है? 65 वर्ष की, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट की यानी कि उच्च न्यायालय की, तो 62 वर्ष है, ठीक है। रिटायरमेंट की 62 वर्ष आयु है। आपको दोनों याद रखना होगा कि क्योंकि क्वेश्चन दोनों में से कुछ भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, हीरालाल जे कानिया, ठीक है। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो आपको याद रखना है कि MS फातिमा बीवी ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि अभी इस समय जो 46वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो है रंजन गोगोई। तो आपको ये सभी क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां बोला गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत की संचित निधि पर। दोस्तों, आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो 266 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 31। तो आपको ये याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 31, ठीक है।
तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा कि 30 जो है वो अन्य न्यायाधीश होते हैं और उसमें एक अगर जोड़ दिया जाए तो जो एक होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इससे मिलके 30 और एक मिलके हो गया 31। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो 31 हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है, अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है? तो कौन मांग सकता है परामर्श? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों कि अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है? तो राष्ट्रपति मांग सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान का व्याख्याकर और संरक्षक कौन होता है? तो कौन होता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि भारतीय संविधान का व्याख्याकर और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्य कौन करेगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों अगर किसी वजह से भारत के राष्ट्रपति ना हो तो उनका पद जो संभालते हैं, कार्य करते हैं, वो उपराष्ट्र करते हैं। ठीक है, अगर किसी वजह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हैं तो उनका कार्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना होगा कि मान लीजिए अगर तीनों ही नहीं हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो जो 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उनमें से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो इन तीनों का कार्यभार संभालता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, अब चलते 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, एम हिदायतुल्ला। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो वो थे एम हिदायतुल्ला। चलते हैं अब 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास। दोस्तों मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 31 होती है, तो इनमें वृद्धि करने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होता है। अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन नंबर की ओर। 12वां क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक कौन रहा है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, वाई.बी. चंद्रचूड़। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक वाई.बी. चंद्रचूड़ रहा है। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें कि सबसे कम अवधि तक कौन रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, तो वो थे कमल नारायण सिंह। तो आपको ये नाम भी याद रखना है। अब चलते हैं 13वां क्वेश्चन नंबर की ओर। 13वां क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ पर वकालत कर सकते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद, यानी कि 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश यानी कि जो 31 न्यायाधीश हो सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, ये कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ज़रूर याद रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा जो है उन्हीं का प्रयोग होता है न्यायिक कामकाज के लिए सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, अब चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15वां बोल रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को भारत का उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। अब चलते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। दोस्तों अगर आपको परीक्षा में पूछ दिया जाए कि प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो उनकी संख्या जो होती है 7 होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अब बढ़ते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है भारत संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। दोस्तों आपको ये याद रखना होगा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 में। अगर हम बात करें कि कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, 26 नवंबर को। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, यानी कि इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको यहाँ एक और पॉइंट ध्यान रखना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत संविधान दिवस मनाया गया था। ठीक है, और ये क्यों बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। अब चलते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन बोला है भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर अक्षरों में लिखा था। ठीक है, भारत का मूल संविधान हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, नंदलाल बोस ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने संविधान के पृष्ठों को चित्रों के माध्यम से सजाया था। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो इन्होंने प्रत्येक भाग के शुरुआत में 8 से 13 इंच के प्रत्येक भाग में एक चित्र बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने कुल कितने चित्र बनाए होंगे? तो कुल चित्र बनाए थे 22, और कुल 22 चित्रों को बनाने में इनको कितने वर्ष लग गए होंगे? कितना टाइम लगा होगा? तो इनको लगा था 4 वर्ष। 4 वर्ष का समय लग गया था इनको 22 चित्र बनाने में। तो दोस्तों आपको ये भी आंसर याद रखना होगा। ठीक है, अब चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो कहाँ पे संरक्षित है भारत का मूल संविधान? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, संसद भवन। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है।
अब चलते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, देहरादून। तो आपको दोस्तों याद रखना होगा कि भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो वो प्रकाशित हुआ था देहरादून से। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के भी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हम जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।